हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 7। तो हमेशा की तरह कौन सा आइटम कहाँ पे आने वाला है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रख दिया है, प्लस एडजस्टमेंट का कहाँ पे इफेक्ट आएगा वो भी लिख दिया हुआ है। और जिस भी आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट है उसे हमने टिक भी कर लिया है। और सोल्यूशन में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये सारे अकाउंट बना लिए हैं। और प्लस कुछ आइटम्स है जो हमें पहले से लिख लेने होते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट, तो पहले से मैंने लिख के यहाँ पे रख लिया है। तो अब सम को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आइटम है यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स और ये आने वाला है एसेट में। इसका अमाउंट है 40,000, बट सन्ड्री डेटर्स को यहाँ पे 3 टिक किया हुआ है। तो अगर टिक किया हुआ है तो इसका अमाउंट आ जाएगा इनर कॉलम में, और 3 टिक है तो पहले टिक के लिए 1 लाइन छोड़ना होता है, बाकी सब टिक के लिए 2-2 लाइन। तो ये लिख लेते डेटर्स एसेट में। तो जैसे इसको 3 टिक किया हुआ था तो पहले टिक के लिए हमें छोड़ना है 1 लाइन, फिर दूसरे टिक के लिए छोड़ना है 2 लाइन, और तीसरे टिक के लिए छोड़ना है अगेन 2 लाइन। तो याद रखो पहले टिक के लिए हमेशा 1 लाइन छोड़ना है, बाकी सब टिक के लिए 2-2 लाइन। द नेक्स्ट आइटम देखते हैं। नेक्स्ट है फिर परचेस। परचेस आ जाएगा टीडी में, इसका अमाउंट है 65,000, इसको टिक किया हुआ है। तो टिक किया हुआ है तो परचेस को तो ऐसे भी हम लोग इनर कॉलम में लिखते हैं, पर इसके लिए एडिशनल 2 लाइन हमें छोड़ना होगा। तो परचेस ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, तो इसका अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट था इसका 65,000, इनर कॉलम में आएगा। एंड इसको एक टिक किया था तो टिक के लिए एडिशनल 2 लाइन हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट है फिर रिटर्न्स। ये सेल्स रिटर्न है तो ये सेल्स में से माइनस होगा। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेल्स का जो रिटर्न है वो लिख के रखा है, तो बस इसका अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट है इसका 800, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट आइटम है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आने वाला है टीडी में, वो भी मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। तो बस ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट लिख देंगे आउटर कॉलम में 18,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद है फिर लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आने वाला है एसेट में, अमाउंट है इसका 10,000 एंड इसको टिक किया हुआ है। तो टिक किया हुआ है तो इसका अमाउंट हम लिखेंगे इनर कॉलम में। सो लैंड एंड बिल्डिंग लिख लेते हैं एसेट में, अमाउंट है इसका 10,000 एंड इसको टिक किया हुआ था, एक टिक था तो इसके लिए 1 लाइन छोड़ देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद है फिर कैरेज। कैरेज आने वाला है टीडी में एंड इसका अमाउंट है 1200 और इसको भी टिक किया हुआ है, तो इसका भी अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। तो कैरेज लिख लेते हैं टीडी में एंड अमाउंट इसका आ जाएगा इनर कॉलम में 1200। देन एक टिक किया था इसको, तो एक टिक किया था तो एक टिक के लिए 1 लाइन छोड़ देंगे। देन कैरेज के बाद है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। ये आने वाला है पीडी में, अमाउंट है 1000। इसको टिक नहीं किया है तो इसका अमाउंट हम लोग लिख लेंगे आउटर कॉलम में। तो रेंट लिख लेते हैं पीडी में, अमाउंट इसका आ जाएगा आउटर कॉलम में क्योंकि टिक नहीं है इसको। रेंट के बाद है फिर ड्राइंग। ड्राइंग होने वाला है लेस फ्रॉम कैपिटल। ड्राइंग लेस कैपिटल में से लेस होता है, बट ड्राइंग कैपिटल में से लेस करने के लिए पहले कैपिटल हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल तक हम लोग अभी तक पहुंचे नहीं है। तो कैपिटल अभी तक हमने लिखा नहीं है, तो पहले हम कैपिटल लिख लेते हैं, फिर ड्राइंग को कैपिटल में से माइनस कर लेंगे। तो पहले कैपिटल लिख लेते हैं और कैपिटल आ जाएगा लायबिलिटी में, और कैपिटल पहले हेडिंग देंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे सप्रे का। तो इसके लिए 4 लाइन छोड़ना है, 1 2 3 4। कैपिटल के लिए हमेशा 4 लाइन छोड़ना होता है। देन दूसरा जो पार्टनर है उसका नाम है अतरे, तो उसका फिर लिख लेंगे एंड इसके लिए भी अगेन 4 लाइन छोड़ना है, 1 2 3 4। अब वापस ड्राइंग पे आ जाता है। तो ड्राइंग, सप्रे का ड्राइंग सप्रे में से माइनस होगा और अतरे का ड्राइंग अतरे में से माइनस होगा। तो ड्राइंग को माइनस कर लेते हैं कैपिटल में से, तो सप्रे का ड्राइंग सप्रे में से माइनस कर लेंगे और अतरे का ड्राइंग अतरे में से माइनस कर लेंगे। तो ड्राइंग हो चुका है। ड्राइंग के बाद है फिर सैलरीज। सैलरीज आएगा पीडी में, अमाउंट है 3200 एंड इसको टिक नहीं किया हुआ है, तो अमाउंट इसका लिख लेंगे आउटर कॉलम में। 2 सैलरीज पीडी में, अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में 3200। देन सैलरीज के बाद है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स ऑलरेडी मैंने पीडी में लिखा हुआ है, तो बस उसका अमाउंट लिख देंगे 1000
तो यहाँ पे 1000 लिख लेते हैं बैड डेब्ट्स का अमाउंट। बैड डेब्ट्स के बाद है फिर मशीनरी। मशीनरी का अमाउंट है 25,000, मशीनरी एसेट में आएगा एंड इसको टिक किया हुआ है तो इसका अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। मशीनरी लिख लेते हैं एसेट में, अमाउंट आ जाएगा इसका इनर कॉलम में, और एक टिक था इसको तो इसके लिए एक लाइन इसके लिए छोड़ देंगे। देन इसमें कुछ बोला है एडिशन, वो देखते हैं बाद में, ये कुछ हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, उसको बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट आ जाएगा पीडी में, तो पीडी में लिख लेते हैं अमाउंट 4000 है और टिक नहीं है तो आउटर कॉलम में लिख लेंगे इसको। टू एडवर्टीजमेंट पीडी में अमाउंट आउटर कॉलम में आ जाएगा 4000। देन एडवर्टीजमेंट के बाद है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ये आ जाएगा एसेट में 18,500, इसको भी टिक नहीं है तो इसका भी अमाउंट हम लोग आउटर कॉलम में लिख लेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं मैं, पी ऑफ इन्वेस्टमेंट 18,500। तो ये डेबिट पूरा हो चुका है, आप क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट में फर्स्ट है सेल्स। सेल्स ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है अपने फॉर्मेट में तो उसका बस अमाउंट लिख देंगे 85,000, टीसी में आएगा वो, एंड इसको टिक किया हुआ है तो इसके लिए एडिशनल फिल लाइन छोड़ना होगा। तो सेल्स का अमाउंट लिख लेते हैं पहले 85,000, और अगर ये माइनस करेंगे 85,000 में से 800 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 84,200। इसको मैंने नीचे लिखा है, आउटर कॉलम में नहीं लिखा, नीचे इसलिए लिखा क्योंकि इसको एक टिक किया हुआ था, मतलब इसके ऊपर एक और एडजस्टमेंट है तो इसके लिए एक लाइन एक्स्ट्रा मैंने इसके लिए छोड़ दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आने वाला लायबिलिटी में अमाउंट है 23,000 एंड इसको टिक किया हुआ है तो इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे लायबिलिटी में। तो क्रेडिटर्स लिख लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी में अमाउंट इनर कॉलम में आ जाएगा 23,000, एक टिक किया था तो इसलिए एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है फिर सन्ड्री इनकम। इनकम आ जाएगा पीसी में, अमाउंट है 2000 तो ये लिख लेते हैं पीसी में सन्ड्री इनकम। सन्ड्री इनकम आ गया मेरा पीसी में, अमाउंट 2000 है। इनकम के बाद है फिर कैपिटल। कैपिटल ऑलरेडी मैंने लिख लिया था पहले ही क्योंकि ड्राइंग करना था इसलिए मैंने कैपिटल पहले से लिख लिया था। तो आगे बढ़ते हैं फिर प्रोविडेंट फंड है। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी में आ जाएगा तो प्रोविडेंट फंड को टिक नहीं किया हुआ है तो इसका अमाउंट इनर आउटर कॉलम में आएगा। तो प्रोविडेंट फंड लिख लेते हैं लायबिलिटी में, आउटर कॉलम में आ जाएगा 10,000 अमाउंट। नेक्स्ट है फिर प्रोविडेंट फंड के बाद रिटर्न्स। तो ये परचेस रिटर्न है तो ये परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस करना होगा तो ये परचेस में से माइनस कर देते हैं। तो रिटर्न मैंने तो ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है तो इसका बस अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं एंड 65,000 में से वो रिटर्न माइनस हो जाएगा। तो अगर रिटर्न माइनस कर देंगे, रिटर्न का अमाउंट माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 63,500 क्योंकि 1500 रिटर्न मैंने माइनस कर दिया है तो माइनस करने के बाद अमाउंट आएगा 63,500। देन रिटर्न के बाद देखते क्या है, कमीशन प्री रिसीव्ड। ये मेरा लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो इसको लायबिलिटी में लिख लेते हैं, कमीशन प्री रिसीव्ड लायबिलिटी में आ जाएगा आउटर कॉलम में 800। नेक्स्ट है फिर आरडीडी। ये ओल्ड आरडीडी है तो ये बैड डेब्ट्स के फॉर्मेट में लिख लेंगे इसको। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ओल्ड आरडीडी तो इसका अमाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं, अमाउंट है इसका 400 और ये लेस होगा इसलिए माइनस में लिख लेते हैं इसका अमाउंट। तो ये मेरा पोस्टिंग पूरा हो चुका है। अब करेंगे एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹23,000। पहला एडजस्टमेंट वही क्लोजिंग स्टॉक रहता है हमेशा, इसका अमाउंट है 23,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट आ जाएगा टीसी में और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा एसेट में। तो क्लोजिंग स्टॉक पहले टीसी में लिख लेते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक 4-5 लाइन छोड़ के लिख लेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा इफेक्ट इसका आ जाएगा एसेट में। तो एसेट में डाल देते हैं दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का, अमाउंट 23,000 है। तो ये पहला एडजस्टमेंट हो गया। अब सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं, डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 5% एंड मशीनरी एट 10%। तो यहाँ पे बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो 5% से डेप्रीशिएट हो रहा है और मशीनरी का वैल्यू 10% से डेप्रीशिएट हो रहा है। तो डेप्रीशिएट हो रहा है तो माइनस कर देंगे। डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग का पहला इफेक्ट आ जाएगा लेस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग
और दूसरा पीडी में आएगा, क्योंकि डेप्रीशिएशन मेरा लॉस है, तो दूसरा इफेक्ट इसलिए आएगा पीडी में। देन डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, तो पहला इफेक्ट होगा लेस फ्रॉम मशीनरी और दूसरा इफेक्ट हो जाएगा अगेन उसका पीडी में। तो ये सेकेंड एडजस्टमेंट कर लेते हैं। पहले डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस कर लेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग से माइनस कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग से माइनस करना था 5%, तो 10,000 का 5% आएगा 500, तो 10,000 में से 500 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 9,500। देन डेप्रीशिएशन निकालेंगे मशीनरी के ऊपर, बट मशीनरी में कुछ बोला हुआ था तो वो जरा देख लेते क्या है। जैसे यहाँ पे बोला है मशीनरी 25,000 का है, लेकिन एडिशन ऑन 1 अक्टूबर 2018 रुपीज 10,000। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास पहले से ही 25,000 का मशीन नहीं था, मैंने 1 अक्टूबर को मतलब साल के बीच में एक 10,000 का मशीनरी मैंने खरीदा है। मतलब पहले से मेरे पास सिर्फ 15,000 का फर्नीचर था, फिर मैंने उसमें 10,000 का फर्नीचर और खरीदा, तो मेरे पास टोटल हो गया 25,000 का फर्नीचर। तो जो पहले से मेरे पास फर्नीचर था वो सिर्फ था 15,000 का, फिर मैंने ड्यूरिंग द ईयर 10,000 का मशीनरी और खरीदा है। तो जो पहले से था मेरे पास मशीनरी, उसके ऊपर तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा। तो डेप्रिसिएशन बोला था यहाँ पे 10%, तो अगर 10% निकालेंगे 15,000 का तो ये आ जाएगा 1,500। लेकिन जो ड्यूरिंग द ईयर मैंने मशीनरी खरीदा है 10,000 का, उस मशीनरी पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, सिर्फ 6 महीने का आएगा। क्योंकि अक्टूबर में अगर खरीदा है तो अगर अक्टूबर से अगर हम लोग काउंट करेंगे मार्च तक, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 6 महीना होता है, तो इस पर सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आता है 500, तो पहले वाले मशीन पे आया 1,500 डेप्रिसिएशन और दूसरे वाले मशीनरी पे डेप्रिसिएशन आया 500, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया इसका 2,000। तो डेप्रिसिएशन जो माइनस करेंगे वो सिर्फ 2,000 ही माइनस करना है। तो 2,000 मशीनरी में से माइनस कर लेते हैं, तो ये बचेगा 23,000। 25,000 में से 2,000 गया तो बचा 23,000। फिर डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट आने वाला है पीडी में, तो पीडी में डाल देते हैं दूसरा इफेक्ट। तो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग पे 500 और मशीनरी पे 2,000, तो टोटल हो गया 2,500। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन संडे डेटर्स एंड राइट ऑफ ₹1,000 फॉर बैड डेब्ट्स। तो यहाँ पे आरडीडी है 5% और बैड डेब्ट्स है 1,000। तो बैड डेब्ट्स और आरडीडी दोनों भी डेटर में से माइनस होगा, लेस फ्रॉम डेटर्स, और दूसरा इफेक्ट होने वाला है इसका पीडी में, और आरडीडी का भी सेम, लेस फ्रॉम डेटर्स और दूसरा पीडी। लेकिन डेटर्स के ऊपर आगे भी मुझे एडजस्टमेंट दिख रहा है, तो ये जो बैड डेब्ट्स और आरडीडी होता है ये लास्ट में ही करते हैं हम लोग, तो इसके लिए अभी ये स्किप करेंगे, अभी फिलहाल थर्ड एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। पहले हम लोग बाकी सब 4th, 5th और 6th एडजस्टमेंट कर लेते हैं और लास्ट में थर्ड एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो पहले 4th एडजस्टमेंट करते हैं। गुड्स वर्थ ₹3,000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो 3,000 का गुड्स मैंने बेचा, लेकिन अभी तक मैंने उसका एंट्री पास किया नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड सेल्स। और अनरिकॉर्डेड सेल्स का पहला इफेक्ट सेल्स में ऐड होगा और दूसरा डेटर्स में भी ऐड हो जाएगा। तो पहला इफेक्ट पास कर देते हैं, सेल्स में ऐड कर देंगे इसको, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, यहाँ पे ऐड कर देते हैं ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स विच इज 3,000, तो ये 3,000 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर ऐड करके 87,200। फिर अनरिकॉर्डेड सेल्स का दूसरा इफेक्ट डेटर्स में ऐड होगा, तो इसको डेटर्स में ऐड कर देते हैं। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स 3,000 ऐड हो गया, तो ये 40 + 3 हो गया 43,000। नेक्स्ट फिर देखते हैं एडजस्टमेंट है नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग कैरेज है। तो आउटस्टैंडिंग कैरेज का पहला इफेक्ट कैरेज में ऐड होगा और दूसरा इफेक्ट हो जाएगा उसका लायबिलिटी में। तो पहला कैरेज में ऐड कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग कैरेज को। तो आउटस्टैंडिंग अगर ऐड हो जाएगा कैरेज में 500 है, तो 500 अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,700। फिर आउटस्टैंडिंग कैरेज का दूसरा इफेक्ट पास कर देते हैं, तो इसका दूसरा इफेक्ट आने वाला है लायबिलिटी में। तो लायबिलिटी में लिख लेते हैं दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग कैरेज विच इज 500। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट है
गुड्स वर्थ ₹8,000 were purchased on 31st March 2019 and included in the closing stock but not recorded in the books of account। तो यहाँ पे 8,000 का परचेस किया मैंने, लेकिन उसको रिकॉर्ड अभी तक किया नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे अनरिकॉर्डेड परचेस। और अनरिकॉर्डेड परचेस का पहला इफेक्ट परचेस में ऐड होगा और दूसरा इफेक्ट हो जाएगा ऐड टू क्रेडिटर्स। तो पहले परचेस में ऐड कर देते हैं इसको, परचेस में ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर देंगे परचेस में, तो परचेस में ऐड हो जाएगा 8,000, तो ये हो जाएगा 71,500। फिर दूसरा इफेक्ट इसका क्रेडिटर्स में ऐड करना है, तो दूसरा क्रेडिटर्स में भी ऐड कर देते हैं 8,000, तो ये हो जाएगा 31,000। देन चलो ये भी फिक्स एडजस्टमेंट भी हो गया, बट थर्ड एडजस्टमेंट हम लोगों ने छोड़ दिया था, तो थर्ड एडजस्टमेंट अभी कर लेते हैं। उसमें बैड डेब्ट्स है और आरडीडी है। बैड डेब्ट्स डेटर में से माइनस होने वाला है और आरडीडी भी डेटर में से माइनस होने वाला है, और उसका दूसरा इफेक्ट आएगा पीडी में। तो बैड डेब्ट्स और आरडीडी दोनों को डेटर में से माइनस कर लेते हैं। पहले बैड डेब्ट्स माइनस कर लेंगे, तो बैड डेब्ट्स था 1,000 मैंने माइनस कर दिया, तो ये बचा 42,000। फिर आरडीडी माइनस करेंगे एट द रेट 5%, तो 42,000 का 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 2,100, और ये 2,100 42,000 में से माइनस होगा तो बचेगा 39,900 आउटर कॉलम में। फिर ये जो बैड डेब्ट्स है ये है न्यू बैड डेब्ट्स और ये है न्यू आरडीडी। तो ये न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी को बैड डेब्ट्स के फॉर्मेट में डाल देंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी लिख के रखा हुआ है, तो इसको फॉर्मेट में लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख के फिर उसका टोटलिंग भी आउटर कॉलम में डाल देंगे, तो इसका टोटल हो जाएगा 3,700। तो आउटर कॉलम में उसका टोटल लिख लेंगे 3,700। तो यहाँ पे मेरा सारा एडजस्टमेंट भी अभी हो चुका है, सब पोस्टिंग हो गया, एडजस्टमेंट भी हो गया, तो अभी कुछ बचा नहीं है। फिर देख लेंगे सब आउटर कॉलम में आ तो चुका है ना, तो सब कुछ आउटर कॉलम में मैंने लिख दिया है, कैपिटल को बाद में करेंगे। तो अब एक एक करके अकाउंट को क्लोज करना है, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट का टोटल आ रहा है 91,200, तो ये 91,200 हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, बॉक्स के नीचे पेंसिल से लिखना है। फिर क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,10,200, तो इसको भी बॉक्स के नीचे यहाँ पे लिख लेंगे, अगेन पेंसिल से लिखना है। फिर देखेंगे दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है, 91,200 बड़ा है या 1,10,200 बड़ा है। तो यहाँ पे 1,10,200 बड़ा है, तो जो बड़ा अमाउंट है उसको दोनों साइड के बॉक्स में लिख देना है। फिर देखेंगे डिफरेंस कहाँ पे, तो यहाँ पे तो मुझे डिफरेंस नहीं दिख रहा है, डिफरेंस यहाँ पे है, तो जो भी डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं कितना है, मतलब दोनों को माइनस कर लेंगे, तो 1,10,200 में से 91,200 जाएगा तो बचेगा 19,000, तो 19,000 मेरा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये उल्टा ट्रांसफर होगा, डेबिट में है तो क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 19,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी क्लोज कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 14,400, तो यहाँ पे बॉक्स के नीचे लिख लेंगे 14,400। फिर क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, तो क्रेडिट साइड का टोटल है 19 + 2 = 21,000, तो यहाँ पे लिख लेंगे 21,000। फिर देखेंगे दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है, 14,400 बड़ा है कि 21,000 बड़ा है। तो यहाँ पे 21,000 बड़ा है, तो जो बड़ा अमाउंट रहेगा उसको दोनों साइड लिख लेना है बॉक्स में, तो 21,000 दोनों साइड आ जाएगा। फिर देखेंगे डिफरेंस कहाँ पे है, तो यहाँ पे तो डिफरेंस है नहीं, दोनों 21,000 है, डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। तो जो भी डिफरेंस होगा 21,000 में से 14,400 माइनस होगा, तो जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। और ये जो नेट प्रॉफिट है ये दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा, मतलब सप्रे और अतरे में। तो टोटल इसको माइनस करके आया था मेरा 6,600 आ रहा है, ये दोनों को माइनस करेंगे 21 - 14,400, तो आ गया 6,600।
फिर ये जो प्रॉफिट है ये दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये कौन से रेशियो में डिवाइड करना है ये क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला है सप्रे एंड अदर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली डिवाइड करने बोला है, मतलब आधा आधा दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो 6,600 का आधा होता है 3,300, तो 3,300 सप्रे को मिलेगा और 3,300 अतरे को मिलेगा। फिर इस प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देना है, तो इसको ऐड कर देते हैं कैपिटल में। तो सप्रे का जो प्रॉफिट है वो सप्रे में ऐड होगा और अतरे का जो प्रॉफिट है वो अतरे में ऐड हो जाएगा। फिर इसका टोटलिंग कर लेंगे। तो अगर सप्रे का टोटलिंग करते हैं 35 - 3 एंड प्लस 3,300, तो इसका टोटल आता है 35,300। फिर अगर अतरे का टोटल करेंगे 35,000 - 2,000 प्लस 3,300, तो इसका टोटल आ रहा है 36,300। फिर दोनों साइड का टोटलिंग कर लेंगे तो लायबिलिटी का टोटल आ रहा है 1,13,900 और एसेट का टोटल आ रहा है 1,13,900। तो मतलब दोनों साइड का जो टोटल है वो सेम आया है, मतलब हमारा सम टैली हो गया है। अगर दोनों साइड का टोटल सेम आ जाए मतलब हमारा सम टैली हो चुका है, मतलब सम एकदम राइट है। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।